जय हिंद। देखिए कोशिका यानी कि सेल में ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम आपके लिए बना चुके हैं, उसमें हमने 10 कोशिकाएं कर लिए थे। कोशिका क्या थी ये सब आपको समझा दिया था, किसने खोज की थी, मृत कोशिका, जीवित कोशिका, ये सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए चैनल पर जाके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वाला वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, कोशिका क्या थी। ठीक है, कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मौलिक इकाई है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि अभी ये कोई मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, तो इसमें कितने कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले होता है कोशिका झिल्ली, जिसमें ये सभी चीज़ें जो है ना ये पड़ी रहती हैं। झिल्ली क्या है, पन्नी टाइप में, सब सब्जी वाला भर देता है ना, तो एक झिल्ली में ही तो भरता है। तो इसी तरह जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, केंद्रक, ये सब किस में पड़ी होती हैं, झिल्ली में पड़ी होती हैं। ठीक है, तो जिसमें पड़ी हैं वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। किसमें पाई जाती है, पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, मानव में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये झिल्ली है, मान लीजिए इसी के ऊपर होती है। ठीक, इसके बाद देखिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, इसको ऊर्जा गृह कहते थे, पावर हाउस। इसके बाद गोल्जी का पढ़ लिया था, वैक्यूल्स यानी कि रसधानी पढ़ ली थी, जल संग्रह का काम था इसका। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोसोम पढ़ लिया था। सेंट्रोसोम मतलब कि तारक का है, जिसमें जो लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका हो गया था। इसके बाद राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। सबसे खतरनाक यही था, सब इससे डरते हैं लाइसोसोम से, खुद फट जाता है पूरा। ठीक है, और सबको मार देता है, यही था लाइसोसोम। इसके बाद केंद्रक पढ़ लिया था। अब देखिए, अब यहाँ समझते हैं 11वां नंबर की जीव द्रव्य। ये क्या होता है, जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज की थी एक पुरकिंजे नामक विद्वान थे। कौन, पुरकिंजे। उन्होंने क्या किया था, जीव द्रव्य की खोज की थी। अब जीव द्रव्य कलरलेस होता है, यानी कि इसमें इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया जीव द्रव्य को। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, ये मान लीजिए कोशिका है, तो एक ऐसा द्रव्य होगा जो कि पूरी कोशिका में फैला रहेगा। एक ऐसा द्रव्य होगा जो पूरी कोशिका में फैला रहेगा। और ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, अपने आप में बहुत बड़ा आदमी होता है, महान। वो कहता है कि ना, ये जो पूरी कोशिका के पास जो द्रव्य है उसको हम नहीं रखेंगे, हमारे पास खुद का अलग द्रव्य होना चाहिए। तो एक होता है केंद्रक द्रव्य। तो जो जीव द्रव्य है इसको कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। एक वो जो पूरी कोशिका में फैला रहेगा, और एक वो जो केंद्रक के अंदर फैला रहेगा। तो इसीलिए 2 भागों में बांटा, एक साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और एक न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। अब ये देखिए, जो न्यूक्लियस के अंदर है केवल, इसको केंद्र का द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियस है, तो जो इसके अंदर ये द्रव्य है इसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, और ये जो पूरी कोशिका है इसमें ये जो फैला है ना पूरा, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य होता है ना, इसका जो 90% भाग है वो जल होता है, केवल उसमें पानी होता है। ठीक है, तभी तो हमने बताया था ना कि जितना, अगर मान लीजिए 100 किलो आपका वजन है तो 65 किलो तो पानी होता है उसमें। कैसे होता है, क्योंकि यही जो कोशिका है इन्हीं में तो भरा रहता है, पेट में थोड़ी भरा रहेगा इतना पानी। अब 65 किलो पानी पेट में भरा रहेगा, पेट फट जाएगा, समझे। तो इसीलिए क्या होता है, ये इन्हीं सब में भरा रहता है। 90% इसमें जल होता है, और जो 10% है उसमें सभी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब 10% में बाकी सब बचा, और 90% केवल जल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जीव द्रव्य क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है, 12 नंबर हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। अब यार ये एकदम सिंपल होता है। देखिए, अब ये कोई कोशिका है, ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोगों के सिर पर क्या है, ये सब बाल है ना हम लोगों के सिर पर। अब हमारे तो छोटे हो गए हैं, पहले बहुत बड़े थे। ठीक है, जूता मार मार कटवा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये क्या है, हमारे ऊपर क्या है, ये बाल हैं। तो ये जो कोई बहुत सारे जो एक कोश की जीव होते हैं ना, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम के जो शरीर होता है उस पर क्या होते हैं, बाल, बाहर बाल के समान संरचना होती है, उसको सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये सीलिया एंड फ्लैजिला 2 चीज़ें होती हैं। जो कोशिका होती है उसके आउटर पार्ट में, सभी कोशिकाओं के नहीं, कुछ जो ऐसी हैं जैसे कि पैरामीशियम है, तो इसमें क्या होता है कि एक भैया ये देखिए, ये छोटी है, ये छोटी, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो मतलब बालों की जैसी संरचनाएं होती हैं, क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर पार्ट में होते हैं। इनका काम क्या होता है, मूवमेंट एंड फीडिंग। ठीक है, अब कोशिका है, अब ये कोशिका बेचारी कैसे चले, एक ही जगह बनी है। अब इसमें आसपास ये क्या है, आसपास से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, बालों जैसी संरचना। तो वो बाल इधर उधर ऐसे ऐसे हिलाएगी तो क्या है, आगे बढ़ेगी। जैसे वो नहीं होता है नाव में, जब पतवार चलाते हैं पीछे की ओर तो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, इस पर ये सब बाल आल पाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे बालों से करेगी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो बड़ा वाला होगा उसको क्या कहेंगे, बड़ा वाला फ्लैजिला होता है, और जो छोटा होता है वो सीलिया। यानी कि ये फ्लैजिला, ये सीलिया, ये फ्लैजिला, ये सीलिया, ये सीलिया, छोटा वाला सीलिया, बड़ा वाला फ्लैजिला। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका काम क्या होता है, फीडिंग, यानी कि जब इसको भूख लगती है ना, तो ये अपना शिकार भी ऐसे ही पकड़ता है। भैया मूवमेंट इससे करेगा, चलेगा इससे, तो देखेगा कि हम यहाँ हैं, वहाँ एक रसगुल्ला रखा है, तो भाग के जाओगे खाने। तो ये क्या करेगा, जब ये देखेगा कि इसका भोजन है तो क्या करेगा, बाल ऐसे ऐसे करेगा,
आगे जाएगा और क्या करेगा, खा लेगा। तो इसका काम क्या हो गया, एक तो मूवमेंट के लिए और एक फीडिंग के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए। तो देखिए अगला है लवक, यानी कि प्लास्टिड, ठीक है, लवक। अब ये क्या होता है, देखिए आपने देखा है कि कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें क्या है, जो पत्ती होती है वो हरे रंग की होती है, जो जड़ होती हैं वो क्या है, रंगहीन होती हैं, ज़्यादा कोई रंग नहीं होता है, जो फल होता है वो क्या होता है, कोई लाल है कोई पीला है। तो ये सब रंग कहाँ से आता है, तो भैया ये जो रंग आते हैं ना, ये लवक से आते हैं, यानी कि प्लास्टिड से आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 तरह के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 तरह के। सबसे पहले समझिए ये केवल पादपों में पाया जाता है। क्यों भैया, क्योंकि पेड़ पौधों में ही तो आपने देखा है ना कि लाल कलर का टमाटर है और हरे कलर की पत्ती है, ठीक है। ये सब कभी देखें कि मतलब कोई आदमी लाल कलर का है, हाथ पीला आ गया है, मुंह जो है वो लाल है, टांगें उसकी बिल्कुल क्या हरी हो गई हैं, कभी ऐसा देखा है क्या। तो ये जो लवक है ये केवल किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा केवल प्लांट्स में। जो जंतु हैं, जानवर जो हैं, हम लोग हैं, मानव, इन सब में नहीं पाया जाता है। चलिए ये 3 तरह का होता है। देखिए क्या है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो ये क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है पत्ती में, क्योंकि भैया पत्ती हरी होती है ना, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो हिंदी से समझो, हरित यानी कि जिसमें हरा हो, तो पत्ती हरी होती है। तना, अब भैया आपने कहा कि हमने तो देखा है जो तना है वो तो हरा नहीं होता है। भैया ये वहाँ उस तने की बात नहीं कर रहा है, जब आप कोई पौधा लगाते हैं ना छोटा सा, तो जब वो बढ़ता है तो भैया तब जो तना होता है ना पतला सा, जो तना पतला सा होता है वो क्या है, उस तने की बात हो रहा है। तो वो जो तना होता है वो कैसा होता है, वो हरा तना होता है, ठीक है। मतलब जब बढ़ रहा होता है, पेड़ बढ़ रहा होता है, तो जो छोटा पेड़ होता है उसका जो तना है, ठीक है, छोटा पौधे का, और इसका काम क्या होता है, भोजन निर्माण। क्यों भैया, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और हमने क्या पढ़ा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्लांट्स क्या है, अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और इसलिए इसका काम क्या है, भोजन निर्माण है। पत्ती में पाया जाएगा, और जो तना है, जो छोटा पौधा है उसका जो तना होता है वो देखिएगा हरा होता है, तो उसमें पाया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णी लवक। अवर्णी, आ मतलब नहीं और वर्णी मतलब क्या भैया, रंग। तो जो ऐसा लवक हो जो रंग प्रदान नहीं करता है, यानी जिसमें कोई रंग नहीं होता है, वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। जड़ यानी कि मूल, तो भैया जड़ क्या है, जड़ रंगहीन होती है, वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए क्या होती है, जड़ रंगहीन होती है। तो क्या है, जो जड़ है उसमें क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि अवर्णी लवक पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, भोजन संग्रह करना। किसका, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसका काम होता है भोजन संग्रह करना, यानी कि जो आपका अवर्णी लवक है वो क्या करेगा, भोजन संग्रह करेगा। अगला है क्रोमोप्लास्ट, यानी कि रंग प्रदान करना। क्या है, रंग प्रदान करना। अब जैसे कि गाजर में किसके कारण लाल रंग होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए चुकंदर में बीटानोन के कारण होता है, टमाटर में लाइकोपेन के कारण होता है। और ये जो कोई भी फल होता है जो पीला रंग होता है, आम का जैसे पीला रंग हो गया, वो किसके कारण होगा, जैंथोफिल के कारण होगा। पीला रंग जैंथोफिल, टमाटर लाइकोपेन, चुकंदर बीटानोन, गाजर कैरोटीन। समझ में आ गया, गाजर यानी कि कैरेट, तो गाजर का कैरोटीन याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। चलिए भैया अगला है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए ये गुणसूत्र क्या है, तो जो गुणसूत्र होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है। गुणसूत्र किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, क्योंकि बड़ी मेन चीज़ है ना, तो जितनी भी मेन चीज़ है, डीएनए, गुणसूत्र, ये सब किस में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा। और गुणसूत्र पे क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए और जीन, ठीक है। अब ये डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड जो चैप्टर है आपका, मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीएनए, आरएनए और जीन, ये सब। तो आप अभी ये याद रखिए कि गुणसूत्र पे क्या होता है, डीएनए, आरएनए, जीन। जब जो गुणसूत्र है ना वो थोड़ा खिंच जाता है तो डीएनए हो जाता है, जब डीएनए को भी खूब खींच देते हैं ना खचखचा के, तो वो क्या हो जाता है, तो वो जीन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये वंशागति के वाहक होते हैं, ठीक है। वंशागति के वाहक मतलब जैसे ये है जो डीएनए, ये नहीं कहते हैं कि जैसे कि कोई बाप है, उसका कोई लड़का है, ठीक है, तो वो क्या है कि उनका डीएनए मैच कराया जाता है, तो बाप का लड़के से हमेशा मैच करता है डीएनए। क्यों, क्योंकि ये वंशागति के वाहक होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मानव में गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी होती है, 46 होती है। और कितने जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी होती है, क्योंकि 23 दूना ही तो 46 होता है, ठीक है।
तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी यानी कि 2। अब देखिए, अब मेल और फीमेल, ठीक है, महिला और पुरुष में क्या है, ठीक है, तो अब जो मेल होता है उसमें भी यही होगा 44 + 2 और फीमेल में भी 44 + 2 क्योंकि 46 होगा। बस 44 तो सेम रहते हैं, मतलब पूरे जो 22 जोड़ी हैं वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो दोनों में सेम रहते हैं। लेकिन जो लास्ट का एक होता है 23वां जो होता है 23वां जोड़ी, तो वो जो एक जोड़ी होती है उसमें क्या होता है, अब जो 23वां जोड़ी होता है उसी में डिफरेंस होता है, उसी की वजह से तो मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग होते हैं। जो मेल में होता है वो जो लास्ट वाला जोड़ी होता है उसमें क्या होता है, एक्स और वाई होता है। जो 22 होते हैं उनमें देखिए 22 में क्या है, एक्स 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 पूरा 22 तक आता है। और जो मेल है उसमें जो 23वां जोड़ी होता है उसमें एक एक्स और एक वाई हो जाता है, ठीक है। और फीमेल में जो है उसमें जो लास्ट वाला है उसमें एक्स और एक्स ही रहता है, यानी कि पूरा 23 जोड़ी में क्या होगा, इसमें एक्स और एक्स, लेकिन इसमें क्या होगा, लास्ट वाली जोड़ी में एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। इसी में डिफरेंस हो जाता है। इसी के कारण से मतलब जब इसकी कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसी की वजह से जो ट्रांसजेंडर हैं वो बनते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कोशिका जो है, सब लोग कहते हैं कि मतलब बहुत बच्चों का ये कहना है कि कोशिका सबसे छोटा शरीर का अंग है। ये चीज़ गलत है, अंग नहीं है। अंग ये सब है, जैसे नाक, आंख, कान, हाथ, ये सब क्या है, अंग है। जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई है। अब समझिए कैसे, देखिए इकाई यानी कि यूनिट। क्या होता है इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो इकाई मतलब क्या होता है, तो देखिए ऐसी चीज़ जो अपना सब काम खुद कर ले वो क्या होता है, वो होता है यूनिट यानी कि इकाई। अब ये बताइए कोशिका अपना सब काम खुद करती है कि नहीं। कोशिका के पास क्या है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे बढ़िया श्वसन कर लेती है कोशिका, ठीक है। उसके बाद उसके पास गोल्जी का है सहारा प्रदान करने के लिए, वैक्यूल्स हैं अपना जल संग्रहण करने के लिए। कोशिका के पास क्या है, हर चीज़ है, ठीक है। तो जब और कोशिका विभाजन करने के लिए उसके पास लाइसोसोम है। जब कोशिका के पास हर चीज़ है तो कोशिका तो अपना हर काम कर रही है। तो इसलिए जो अपना सब काम खुद कर सकती है और ऐसी सबसे छोटी चीज़ वो क्या होती है, इकाई होती है। मतलब वो सबसे छोटी चीज़ जो अपना सब काम खुद कर सकती है वो इकाई होती है। अब भैया आप कहेंगे कि कोशिका के अंदर भी तो इतनी चीज़ें पाई जा रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाया जा रहा है, तो ये तो कोशिका से भी छोटे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अकेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उठाकर बाहर फेंक दें कोशिका से तो क्या वो अपना सब काम खुद कर पाएगा? श्वसन कहाँ से करेगा, कैसे सांस लेगा? उसके लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ठीक है। केंद्रक होगा नहीं, कंट्रोल कौन करेगा उस पर? तो क्या है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये चीज़ें अगर इनको कोशिका से बाहर निकाल देंगे तो ये क्या है, ये अपना जीवन नहीं जी पाएंगी। लेकिन तो ये क्या है, ये कोशिका से छोटी तो हैं लेकिन इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, ऐसी सबसे छोटी चीज़ होती है जो अपना काम खुद कर ले। तो कोशिका जो है ऐसी सबसे छोटी चीज़ है जो अपना काम सब खुद करती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए आपका ये कन्फ्यूजन तो दूर हुआ कि जो कोशिका है ना, सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। कोई अंग अपना हर काम खुद थोड़ी कर पाएगा। हाथ है, हाथ को शरीर से तोड़ के अलग कर दीजिए, खुद सब कर लेगा क्या? खुद चल भी लेगा, खा भी लेगा, खाने के लिए तो मुंह चाहिए। इसीलिए जो कोशिका है वो क्या है, वो शरीर की मौलिक इकाई है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, क्या डिफरेंट है, ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जब पूरा पढ़ा दिया तो सब में आपको मैंने बताया है कि इसमें कोशिका मतलब प्लांट में ये चीज़ पाई जाती है और एनिमल में नहीं पाई जाती है, तो बस इतना ही चीज़ है। अब सबसे पहले वो देखते हैं जो दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऐसी जो चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में भी पाई जाएगी और प्लांट सेल में भी पाई जाएगी। तो देखिए जो झिल्ली होती है वही जिसमें रखते हैं सब कुछ, तो झिल्ली तो दोनों में पाई जाएगी। तो झिल्ली क्या है, दोनों में पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन का काम करता है, ऊर्जा बनाता है। जब कोशिका को कोई ऊर्जा देने वाला नहीं होगा तो फिर कोशिका क्या करेगी? तो कोशिका को ऊर्जा चाहिए। तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, ये क्या होती है, दोनों को ही ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, दोनों में होगा। चलिए राइबोसोम इसमें होता है 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना, ये यूकैरियोटिक होती है। अभी इसके बाद जस्ट आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताएंगे। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के। जब यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, तो इन दोनों में क्या होगा, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहारा प्रदान करती है, तो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, परिवहन करना। तो दोनों में परिवहन की जरूरत है, तो इसका काम क्या है, परिवहन करना, यानी कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी। इसके बाद न्यूक्लियस। अब यार केंद्रक है, कौन होता है केंद्रक? कंट्रोलर होता है। उसी के डर से सब काम करते हैं ठीक से। अगर किसी ने काम नहीं किया तो क्या करेगा, लाइसोसोम को बुलाएगा वो, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, कंट्रोलर होता है। जब तक किसी चीज़ का कोई कंट्रोलर नहीं होगा तो कोई अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, कंट्रोलर होना तो जरूरी है।
तो जो न्यूक्लियस होगा वो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रोसोम है ये भी दोनों में पाया जाता है। क्यों? सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा, अगर आप इतने से हैं, जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, इतने कैसे बढ़ गए? क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है, आपके शरीर में वृद्धि हो रही है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो बढ़ पाएंगे क्या? नहीं ना बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो प्लांट होता है वो भी तो छोटा पौधा होता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, और आप भी छोटे से थे बड़े हो गए, यानी कि कोशिका विभाजन हुआ है ना। और कोशिका विभाजन के लिए क्या चाहिए? सेंट्रोसोम। तो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं जो ये एनिमल सेल है, केवल ऐसी क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं, वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो था ये दोनों में पाया जाता है, ठीक। जो इसके बीच में लिखा है ना, ये दोनों में पाया जाएगा, इधर वाला केवल एनिमल में, इधर वाला केवल प्लांट में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी बाद में ले लीजिएगा, ठीक। अब एनिमल सेल जो होती है वो छोटी होती है, ठीक, और जो प्लांट होता है वो बड़ी। ऐसे सोच सकते हैं भैया जो हम लोग हैं प्लांट से ज़्यादा बड़े हैं क्या? पेड़ पौधे कितने बड़े हो जाते हैं, तो जो बड़ा उसकी सेल बड़ी, तो ये जो प्लांट होगा इसकी सेल कैसी होगी? बड़ी होगी, और ये एनिमल की सेल क्या होगी? छोटी होगी। तो एनिमल सेल जो होती है छोटी होती है और गोल होती है। कैसी होगी? गोल होगी। ऐसा समझिए, मुंह कैसा होता है हमारा? गोल होता है, तो मुंह से आप समझिए ये क्या होगा? गोल होगा। और पेड़ पौधा कैसा होता है? ऐसा बड़ा बड़ा, कहीं यहाँ से एक हाथ निकल गया, एक डाली यहाँ से निकल गई, कैसा सब एकदम चिथरा बिथरा होता है, तो ये कैसा होगा? चौकोर होगा, ठीक है। ये छोटी गोल, ये बड़ी चौकोर, ठीक। अब वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में क्या होगा? छोटा पाया जाएगा, और प्लांट सेल में बड़ा पाया जाएगा। क्यों? प्लांट बड़ा होता है, और जो जंतु हैं हम लोग हैं वो तो छोटे ही होते हैं, ठीक है। कुत्ता बिल्ली ये सब क्या है? छोटा है। तो वैक्यूल्स जो होगा इसमें छोटा और इसमें बड़ा। अब इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। क्यों? और सब में नहीं, केवल कुछ में एनिमल में, कुछ एनिमल में पाया जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला, जैसे कि पैरामीशियम में, क्योंकि उनको गति करने के लिए क्या है? जो बाल हैं वही तो ऐसे ऐसे गति करेंगे। और भैया पेड़ पौधों को गति करने की ज़रूरत है क्या? वो तो एक ही जगह बस ऐसे खड़े हैं, बस हवा में ऐसे 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 झूलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें सीलिया और फ्लैजिला की ज़रूरत है, गति नहीं करनी है तो क्या ज़रूरत है? तो इसलिए सीलिया और फ्लैजिला किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। और जो लाइसोसोम होता है वो किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। ये लाइसोसोम वही खतरनाक वाला है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। इसके बाद इसमें ऐसा क्या है? वैक्यूल्स हो गया। इसमें सेल वॉल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रक्षा के लिए हम लोग तो अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, तो इनके लिए रक्षा, इनकी कोशिका को रक्षा के लिए क्या चाहिए? सेल वॉल। एक वॉल यानी कि दीवार चाहिए, एक क्या? एक कठोर दीवार। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, कठोर पदार्थ होता है, ठीक। इसके बाद प्लास्टिड यानी कि लवक। अब भैया ये जो है प्लांट जो है वो क्या होता है? सतरंगी होता है, कहीं लाल कहीं पीला, कोई फल है लाल, कोई जो पत्ती होती हैं वो हरी होती हैं। कभी देखें कि कोई आदमी जो है वो लाल है, मुंह उसका लाल है, पैर उसके हरे हैं, क्या पता कोई हाथ पीला है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो लवक है यानी कि जो रंग देता है वो किस में होगा? केवल प्लांट में ही तो होगा। इसमें जो है प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया। प्लास्टिक जो है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो पेड़ पौधे हैं भोजन कैसे बनाते हैं? उसी की वजह से बनाते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है, ये देख लेते हैं जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए कोशिका क्या है? दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे अभी हम लोग हैं इतने सभ्य मानव हैं, तो पहले हम लोग क्या थे? पहले आदि मानव थे, ऐसे नंगे उगारे घूमते थे, ठीक है। और अब क्या है? अब सभ्य मानव हैं। तो कोशिका भी ऐसी है, कोशिका ये ऐसी है प्रोकैरियोटिक। ये क्या है? पुरानी कोशिका है, प्रो यानी कि पुरानी कोशिका, तो ये है प्रोकैरियोटिक। और ये है यूकैरियोटिक। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, इसमें भी यही होगा कि जो इसके ये जो अंदर अंग होंगे ना वो सब ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे मतलब नंगे उगारे घूमेंगे। और ये जो है इसके अंदर कायदे में अच्छे से सजे हुए रखे रहेंगे। अब देखिए कैसे, जो प्रोकैरियोटिक है ये आरंभिक कोशिका है। इसके जो जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो चीज़ें पाए जाते हैं अविकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, बस जितना काम चलाऊ, बस काम अपना हो जाए। पहले क्या था कि बस आदिमानव था, उसको क्या है? शिकार करना आता था, बस शिकार कर लेगा, अपना खाना खा लेगा, बस इतना ही। तो भैया केवल मुख्य अंग पाए जाएंगे जितने में काम चल जाए, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु, इसमें क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जो विकसित है भैया, मॉडर्न कोशिका है, ठीक है, विकसित कोशिका है। अब जो विकसित कोशिका है इसको दो चीज़ों में बांट दिया गया, एक तो जंतु और एक पादप, यानी कि एक जो हम लोग हैं, हम लोग विकसित हैं ना, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी विकसित हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इनको दो चीज़ों में बांटा गया, एक जंतु और एक पादप, ठीक। अब देखिए, अब इसमें अंतर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक बार आप पूरा समझ लीजिए, अगर आपका कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें भी आप सही करके आएंगे, और अगर आपका कोई क्लास का एग्जाम है लिखना है ना, उसमें एक बार ये पूरा समझ लीजिए, अपनी भाषा में लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो इसमें अंतर क्या होता है? ये है भैया प्रोकैरियोटिक का, ये इधर वाला गोला प्रोकैरियोटिक का, और इधर वाला है यूकैरियोटिक का, ठीक है। अब देखिए पहले ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो दोनों में होंगी।
जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला, वही गति करने के लिए, ये दोनों में पाई जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया जंतु हैं, हम लोगों में तो ये सीलिया और फ्लैजेला पाए नहीं जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जंतुओं में पाए जाएंगे, लेकिन पैरामीशियम है वो भी तो एक जंतु है, उसमें तो पाया जाता है ना, और भी ऐसे जंतु हैं। तो इसीलिए जो सीलिया और फ्लैजेला है जंतुओं में पाया जा रहा है, भले ही एक जंतु में, दो जंतु में पाया जाएगा तो लिखेंगे ना उसको कि पाया जाता है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, डीएनए दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। जीव द्रव्य पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया जीव द्रव्य जो है वही तो मेन आधार है, तो जीव द्रव्य दोनों में पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दोनों करेंगे, क्योंकि देखिए भैया, अब आप कहेंगे जंतु तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन पादप तो करते हैं ना, और पादप क्या है, यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक का एक लक्षण क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। अब मेन चीज़ क्या है, और देखिए भित्ति जो है यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल दोनों में पाई जाएगी। क्यों भैया, दोनों को सुरक्षा की जरूरत है। अब ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखिए सेल वॉल दोनों में पाई जाएगी, लेकिन अब आप कहेंगे इस ये जो है यूकैरियोटिक में अगर पाई जा रही है तो यूकैरियोटिक के तो दो भाग हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। तो लेकिन अब एनिमल में तो नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, लेकिन प्लांट में तो पाई जाती है, और प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा कि क्या यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो यस लगाएंगे। भले ही जंतु में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप में पाई जाती है, और पादप क्या है, यूकैरियोटिक है। चलिए समझ में आ गया। इसके बाद अब ये देखिए, जो ये कोशिका भित्ति है ना, ये जो ये है यूकैरियोटिक, इसमें बनी होती है सेल्यूलोज की, और इसमें बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसमें, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, और ये यूकैरियोटिक में बनी होती है सेल्यूलोज की। राइबोसोम भी दोनों में पाए जाएंगे, वही छोटे छोटे पॉइंट, राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे। एक में पाया जाता है 70S प्रकार का, और एक में 80S प्रकार का। पिछले वीडियो में जब हमने आपको राइबोसोम पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक में 70S और ये जो है इसमें 80S। क्यों भैया, ये विकसित है तो इसमें ज़्यादा पाया जाएगा, इसमें कम। तो ये 80S और ये 70S, और S क्या था ये भी हमने आपको पहले बता दिया था, सेडिमेंटेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब ऐसा देखते हैं कि जो केवल इसकी क्वालिटी है प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक छोटी होगी, ठीक, तो यूकैरियोटिक बड़ी होगी। अब ये मेन इसका यही होता है कि इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक का मतलब केंद्रक पाया जाता है लेकिन अच्छे से नहीं पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रो मतलब पिछली, पुरानी, ठीक है। तो नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस ऐसा पाया जाता है। देखिए मान लीजिए ये कोई कोशिका है, और केंद्रक क्या है, केंद्रक अपने आप में एकदम सबका बाप होता है, ठीक है। तो केंद्रक सेपरेट, ये देखिए यहाँ मान लीजिए केंद्रक है इस जगह, ठीक है। तो ये केंद्रक को चारों ओर से एक झिल्ली घेरे रहती है, इसको बोलते हैं केंद्रक का एनवेलप, यानी कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि जो केंद्रक के अंदर जो मटेरियल है वो सब इसी में, ये जो कोशिका द्रव्य इसका है ना, इसी में तैरता रहता है, इसी में तैरता रहता है। तो इसके क्या है कि ये जो केंद्रक है इस पर एनवेलप नहीं पाया जाता है, और इस पर नहीं पाया जाता है तो इस पर पाया जाता है, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक पर एनवेलप नहीं पाया जा रहा है, तो जो यूकैरियोटिक होगी उसमें क्या है, केंद्रक पर एनवेलप पाया जाता है। अब भैया बात करते हैं श्वसन। यूकैरियोटिक में तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है, यूकैरियोटिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो इनके पास है नहीं, केवल कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे कि अब इनके पास क्या है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक में भी क्या है, केंद्रक बिल्कुल चिथरा तिथरा है। कैसे, क्योंकि केंद्रक पे एनवेलप पाया नहीं जा रहा है, केंद्रक के अंदर जो भी है डीएनए है, आरएनए है, वो सब उसी में घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो क्या है जो श्वसन होगा वो किससे होगा, जीव द्रव्य तो दोनों में पाया जा रहा है, तो इसमें श्वसन जीव द्रव्य से और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से। चलिए भित्ति हो गया, राइबोसोम हो गया, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये चारों चीज़ें जो हैं ये इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी, और यूकैरियोटिक यानी कि मॉडर्न, एकदम विकसित। चलिए अब देखिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये कोशिका का 2 पार्ट में वीडियो बना है, एक पार्ट पहले मैं बना चुका हूँ, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, आपका कोशिका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।